हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोगों ने E1, E2 और SN1 रिएक्शन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मैक्सिमम कैरेक्टर जो होता है वो E2 के सिमिलर होता है। यहाँ पे होता क्या है SN2 रिएक्शन में कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। जबकि अभी तक हम लोगों ने जो E1, E2 और SN1 रिएक्शन पढ़ा उसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा था, वहां पे इंटरमीडिएट बन रहा था। बाकी और कैरेक्टर इसका लगभग सिमिलर है किसके, SN2 के। तो हम लोग अब देखेंगे SN E2 के सिमिलर है। अब हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में होता है, पहला पॉइंट है द रिएक्शन in which rate of reaction depends on concentration of reactant में जनरली हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज बेस या न्यूक्लियोफाइल। बेस यहाँ पे हमको होना चाहिए एक्वस बेस, दैट इज एक्वस बेस, नॉट अल्कोहलिक एंड अल्कलाइन बेस Hence, second order reaction SN2 रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे और बेस या न्यूक्लियोफाइल पे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट और बेस या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसका रेट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस। रेट इसका क्या हो जाएगा, या रिएक्टेंट पे या फिर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए इसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका यूनिट हो जाएगा लीटर N-1 मोल 1 - N सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या है, हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 2 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीटर 2 - 1 मोल 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो SN2 रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा हमको, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसकी तरह हो गया, सेम एज E2 रिएक्शन।
किसके हो गया ये सेम एज E2। ये किसके सेम हो गया हमको, ये E2 के सेम हो गया। इसमें भी हम लोग अगर मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लेते हैं, अगर यहाँ पे हम यहाँ ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम मान लीजिए रेट यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए जनरल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने लिया इसको, मान लीजिए 5 ml ले लिया, इसको ले लिया 5 ml, तो इसका रेट हो गया यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 2.5, इसको भी कर देते हैं 2.5, मतलब दोनों को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा हमको 1.5 हो जाएगा। वन पॉइंट 5 में यहाँ पे हो जाएगा ये 3/4, हाफ इसका और हाफ इसका। अगर मान लिया अगला में हम लिए यहाँ पे इसको कर दिए 10 ml, इसको क्या कर दिए 10 ml, तो 2 इसके कारण बढ़ेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसके कारण 2, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। मतलब SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है जो हम लोगों ने E2 में देखा था, कि वहां पे रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल या बेस दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन हाफ कर दे रहे हैं तो हाफ इसका क्या हो गया 4 हो जाएगा। इसको डबल कर दिए और इसको डबल कर दिए तो डबल इसके कारण होगा और डबल इसके कारण, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस ओरिजिनल को 4 से गुना कर दिए 12 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन इसका डबल करने पे ये 12 टाइम्स फास्ट रेट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। उसी पॉइंट पर हम लोग आगे अगर हम लोग ग्राफिकली देखते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या था, रेट डिपेंड कर रहा था हमको, रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस। मतलब यहाँ पे रेट क्या है, डायरेक्टली है किसके, रिएक्टेंट के या न्यूक्लियोफाइल के। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोग जानते हैं कि जब डायरेक्टली का रिलेशन होता है तो ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक साइड में ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं किसके लिए, रेट बराबर के इंटू किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या यहाँ पे इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर ले लेते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, रिएक्टेंट हम मान लीजिए अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे रेट क्या है, डायरेक्टली है किसके, रिएक्टेंट के। तो SN2 रिएक्शन के केस में लीजिए या E2 रिएक्शन के केस में लीजिए, तो रेट और रिएक्टेंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी तरह अब यहाँ पे रेट क्या डायरेक्टली है, रिएक्टेंट का रेट क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के भी डायरेक्टली है। रेट क्या है यहाँ पे, डायरेक्टली है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह पे क्या डाल दें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी डाल सकते हैं। तो दूसरे केस में हम लोग दूसरा ग्राफ देख लें, किसके लिए, हम न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल के लिए लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, ये रेट बोलिए या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रेट। यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल या बेस। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमको रेट बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता, E2 रिएक्शन होता, ग्राफ हमको क्या होता, सही यही चीज बनता, सेम बनता, और यहाँ पे क्या हो जाता, बेस हो जाता। वहां पे E2 में हम लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं, बेस लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, SN1 रिएक्शन लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, E1 रिएक्शन लेते हैं, का ग्राफ लेते हैं अगर, तो उसके ग्राफ क्या करते हैं हम, वहां पे सिर्फ रिएक्टेंट पे वहां डिपेंड करता है। इसमें रिएक्टेंट पे सिर्फ डिपेंड करता है, SN1 और E1 में सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था रेट। तो वहां पे अगर ग्राफ हमको खींचना होता तो क्या करते हैं, हम ग्राफ सिर्फ ये वाला ग्राफ बनाते हैं, है ना। और इसके लिए ग्राफ क्या हो जाता है, यहाँ पे वहां पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इसको नोट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नोट में क्या करते हैं, नोट करके लिखते हैं, फॉर SN1 एंड E1 रिएक्शन। SN1 और E1 रिएक्शन हम लोग यहाँ पे क्या लेना चाह रहे हैं, ग्राफ लेना चाह रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा था हमारा, इस दोनों ही केस में हमको क्या हो रहा था, रेट डिपेंड कर रहा था किस पे, रेट डिपेंड कर रहा था सिर्फ हमको रिएक्टेंट पे, मतलब क्या नहीं डिपेंड कर रहा था, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो बेस पे या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो ऑर्डर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीरो ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस ग्राफ दिखाने के लिए हम किसका यहाँ पे SN1 और E1 दोनों का ग्राफ खींचने के लिए इसको हमको दिखाना पड़ रहा है। यहाँ पे E2 के लिए भी सेम इसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे फॉर रिएक्टेंट के लिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए इसका ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्योंकि रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे रेट क्या है हमारा, रिएक्टेंट के लिए रेट है हमारा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए यहाँ पे हम
अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, SN1 और E1 के लिए। और हम यहीं पे क्या देखना चाहें, किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ, न्यूक्लियोफाइल या बेस। तो यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल और बेस के कंसंट्रेशन पे SN1 या E1 रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका पावर मीन्स 0 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SN1 और E1 रिएक्शन के लिए फॉर बेस या न्यूक्लियोफाइल। तो बेस या न्यूक्लियोफाइल के लिए इसका ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ होगा यहाँ पे हो जाएगा हमको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर रेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको बेस हो जाएगा या फिर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल है, बेस या न्यूक्लियोफाइल। तो बेस या न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट कर रहा है इस पे, है ना। न्यूक्लियोफाइल या बेस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रेट बराबर हो जाएगा के इंटू बेस या न्यूक्लियोफाइल, बेस या न्यूक्लियोफाइल का पावर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब ये हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ये कौन ऑर्डर रिएक्शन हो गया, यहाँ पे ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए यहाँ पे ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी ग्राफ देखा है किसके लिए, पहले तो देखा हमने SN2 के लिए, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, इसीलिए दोनों का ग्राफ क्या होगा, या फिर हम रिएक्टेंट के लिए लें या फिर यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, मीन्स दोनों के लिए ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ये हो जाएगा इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट के लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। सेम इसी तरह हमको किस में आएगा, E2 में आएगा। लेकिन वहीं पे हम लोग क्या देख रहे हैं, SN1 और E1 के लिए देख रहे हैं। तो वहाँ क्या था, रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा था रिएक्टेंट पे, फर्स्ट ऑर्डर था, लेकिन बेस और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वहाँ पे 0 ऑर्डर था। इसीलिए रिएक्टेंट के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया डायरेक्टली, और बेस के लिए क्या है, बेस पे इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा कांस्टेंट का ग्राफ हो गया। SN2 का अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या हो रहा था कि E1 और E2 में, E1 में और SN1 में क्या हो रहा था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को ओबे करता था, मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता था या फास्ट रिएक्शन होता था इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री के, 2 डिग्री ज्यादा होता था 1 डिग्री के। लेकिन यहाँ पे SN2 में क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा उसका, यहाँ पे 1 डिग्री ज्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री के, 2 डिग्री ज्यादा हो जाएगा 3 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगला पॉइंट, SN2 रिएक्शन डज नॉट ओबे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर and rearrangement reaction. Hence, order कहिए या रेट कहिए, order of SN1 SN2 reaction, order of SN2 reaction यहाँ पे हो जाएगा हमको 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री।
अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखना चाहें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग। ये 1 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू किसके, 2 डिग्री के। ये 2 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा किससे, 3 डिग्री से। 2 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा 3 डिग्री से। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन क्या है हमको 1 डिग्री है प्राइमरी, इसीलिए ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये कार्बन क्या है 2 डिग्री है, इसीलिए ये अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा सेकेंडरी या 2 डिग्री। ये कार्बन क्या है टर्शियरी है, इसीलिए ये अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नहीं रीअरेंजमेंट होता है, नहीं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर को ओबे की जाती है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमको SN2 का 1 डिग्री ग्रेटर देन हो जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन हो जाएगा 3 डिग्री, जो कहाँ पे हम लोगों ने देखा था E2 रिएक्शन में देखा था। ठीक है। फिर यहाँ पे इसका अगला पॉइंट है E2 की तरह। E2 में भी क्या हुआ था कि वहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल था, यहाँ भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही फेवरेबल होगा। तो फॉर SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोगों ने E2 रिएक्शन में देखा था। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो, लेकिन वो क्या हो पोलर हो, वो इसको हमको क्या करेगा SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई रिएक्टेंट है हमारा, यहाँ पे कोई बेस डाल दिए NaOH, लेकिन ये क्या होना चाहिए हमारा एक्वस बेस होना चाहिए। दूसरा इसमें हम क्या कर देते हैं H2O डाल देते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक, ये हम रिएक्टेंट लिए, यहाँ पे हम बेस डाल देते हैं, एक्वस बेस लेना होगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कोई एल्डिहाइड डाल देते हैं CH3CHO। तो यहाँ पे क्या है, इस दोनों में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक्वस बेस रिएक्टेंट दोनों हमारा सही है, यहाँ और यहाँ दोनों में। लेकिन यहाँ पे हमको क्या आ गया, ये हमारा क्या हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमको पोलर एप्रोटिक चाहिए। कैसा सॉल्वेंट चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे है। इसका मतलब ये क्या करेगा हमको SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, लेकिन ये क्या करेगा SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। ठीक है। इसके साथ हम लोग कंटिन्यू रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे इसी को आगे डिटेल में। थैंक्स।